अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स शेयर करिए। टुडे वी विल सी स्टूडेंट्स मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें देखना है कि चार्ज पार्टिकल का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके का मोशन होगा। अगर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं वो, तो इस टाइप की फील्ड्स को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस्ड फील्ड। क्रॉस्ड फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर मेकिंग 90 डिग्री विद ईच अदर। जैसे ये एक मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। सपोज कर लो ये हमारी जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो स्टूडेंट ये दोनों की दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दिस काइंड ऑफ फील्ड्स, दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर नोन एज क्रॉस्ड फील्ड। तो ये क्रॉस्ड फील्ड रीजन है स्टूडेंट। अब देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूं अ चार्ज पार्टिकल गोज स्ट्रेट, अगर स्टूडेंट एक चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट चला जाता है तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है। मैं अगर बात करूं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रीजन में नेट फोर्स कितनी लगती है, तो आप बोलोगे दैट नेट फोर्स इज गिवन बाय लोरेंट्स फोर्स और दैट लोरेंट्स फॉर्मूला फॉर द नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो जो नेट फोर्स लगती है किसी चार्ज पार्टिकल पे वो क्या होती थी? QE प्लस QV क्रॉस बी, QE प्लस QV क्रॉस बी, जहां पे QE मुझे पता है, QE क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये है इलेक्ट्रिक फोर्स और ये होती थी मैग्नेटिक फोर्स। तो स्टूडेंट मैंने कहा कि चार्ज पार्टिकल गोज अनडेविएटेड, सो इफ अ चार्ज पार्टिकल गोज अनडेविएटेड थ्रू a region of crossed fields। कहने का मतलब है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं यहां पे, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट एट 90 डिग्री एंगल। ओके, तो स्टूडेंट अगर एक चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड चला जाता है, सीधा का सीधा चला जाएगा, जैसा मोशन था वैसा ही रहे, उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे, तो हम कह सकते हैं देन नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0 और क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास? FE प्लस FB इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या आ जाएगा? 0। दिस इंप्लाइज FE इज इक्वल टू माइनस ऑफ FB। इसका मतलब स्टूडेंट वो पार्टिकल अगर स्ट्रेट जा रहा है, विदाउट डेविएशन जा रहा है, तो जरूर वहां पे जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लगी है उतनी ही मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में। ये नेगेटिव साइन बता रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। तो स्टूडेंट ये जो फोर्सेस हैं दोनों ये बराबर हो गई। अब मैं FE की वैल्यू डालता हूं, FE कितना होता है? QE। FE की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? QE इज इक्वल टू, मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूं, बस मैं इन दोनों के मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर कर रहा हूं, मैं नेगेटिव साइन नहीं ले रहा हूं, मैं केवल इनके मैग्नीट्यूड इक्वेट कर रहा हूं। सो QE इज इक्वल टू QVB। और स्टूडेंट मैं मान लेता हूं लेट से वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। मैं कंसीडर कर लेता हूं, लेट V इज परपेंडिकुलर टू B, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वेलोसिटी, तो VB sin 90 1 हो गया। तो स्टूडेंट Q से Q कैंसिल आउट हो गया, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई? दिस इंप्लाइज V इज इक्वल टू E बाय B। तो आपके पास एक रिजल्ट निकल के आ रहा है। ये रिजल्ट आपको क्या बता रहा है स्टूडेंट? ये रिजल्ट आपको बता रहा है अगर एक चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी होगी, कितनी? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो के बराबर होगी। अगर एक चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा।
और अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी और वो अनडेविएटेड सीधा चला जाएगा उस रीजन से। यही स्टूडेंट, यही प्रिंसिपल है वेलोसिटी सिलेक्टर का। वेलोसिटी सिलेक्टर का यही प्रिंसिपल है। अगर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मेरे पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, लेकिन मुझे उसमें से कुछ हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल सिलेक्ट करने हैं, मुझे उसमें से कुछ एनर्जेटिक पार्टिकल सिलेक्ट करने हैं, मुझे उसमें से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के कुछ पार्टिकल्स चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल चाहिए, तो स्टूडेंट मैं अपनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज को इस तरीके से एडजस्ट करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इस तरीके से एडजस्ट करूंगा कि उनकी वैल्यू जो है E/B की जो रेशियो है वो हमारी रिक्वायर्ड वेलोसिटी को सेटिस्फाई करती हो। जितनी वेलोसिटी मुझे चाहिए, उतनी E और B की वैल्यू रख दूंगा मैं, और वो पार्टिकल अनडेविएटेड सीधे आ जाएंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको। ये हमने सीखा है कि इफ V इज इक्वल टू E/B देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये हमने सीख लिया स्टूडेंट। तो देखिए सपोज कर लो यहां से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल आ रहे थे, ये सारे के सारे जो चार्ज पार्टिकल है स्टूडेंट Q1 Q2 Q3 जो भी पार्टिकल हैं, इनकी सबकी डिफरेंट वेलोसिटी हो सकती है, अलग अलग वेलोसिटी है। ये कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सपोज ये x है, ये y है, ये g डायरेक्शन है, तो सारे के सारे चार्ज पार्टिकल x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट अगर ये x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जैसे ही ये यहाँ पे आएंगे, ओरिजिन के पास आएंगे स्टूडेंट, मुझे इस पूरे रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। इस पूरे रीजन में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आएंगे, इसके ऊपर क्या लगेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्टूडेंट ये फोर्स फील करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, इनके ऊपर क्या लग जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। देखिए ये पार्टिकल ऊपर मूव करने की कोशिश करेंगे इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, लेकिन स्टूडेंट इनके ऊपर उसी टाइम साइमल्टेनियसली एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। देखिए इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट इस तरफ है। तो Q V क्रॉस B से आप देखिए, V से B की तरफ जब आप कर्ल करेंगे, V से B की तरफ जब आप कर्ल करेंगे तो एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं यहां से क्लियरली देख पा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, अगर इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो नेट जो फोर्स लग रही है उस पर्टिकुलर पार्टिकल पे वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वो फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और वो पार्टिकल अनडेविएटेड सीधा चला जाएगा। तो स्टूडेंट हम यही चीज, इसी चीज का यूज करते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर। वेलोसिटी सिलेक्टर का प्रिंसिपल यही होता है, वेलोसिटी सिलेक्टर स्टूडेंट, एक वेलोसिटी सिलेक्टर का काम होता है कुछ पर्टिकुलर पार्टिकल को सिलेक्ट करना जिनकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है। जैसे मुझे वो पार्टिकल चाहिए स्टूडेंट जिसकी वेलोसिटी 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड है। तो मैं स्टूडेंट उस वेलोसिटी के पार्टिकल्स को सिलेक्ट करने के लिए मैं E/B की रेशियो को इस तरीके से रखूंगा, E और B की रेशियो हमारी इस तरीके से आनी चाहिए कि उसकी वैल्यू कितनी आए, 2 × 10⁶ आ जाए इसकी वैल्यू, ठीक है। और स्टूडेंट अगर V E/B की रेशियो के बराबर हो गया, वेलोसिटी अगर E/B की रेशियो के बराबर है, तो केवल वही पार्टिकल स्ट्रेट आ पाएंगे स्टूडेंट। बाकी के जो पार्टिकल होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे, जिनके लिए V E/B के बराबर नहीं है, तो स्टूडेंट उनकी इलेक्ट्रिक फोर्स या तो ज्यादा होगी या फिर उनकी मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो वो पार्टिकल इधर निकल जाएंगे या फिर इधर निकल जाएंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे एक ओपनिंग है, ये अंदर इसमें पूरा ये सिस्टम है हमारा उस एपरेटस का, और यहाँ पे इसमें एक ओपनिंग है, ओपनिंग मतलब जहां से चार्ज पार्टिकल बाहर निकल सकते हैं। तो स्टूडेंट यहां से केवल वो पार्टिकल बाहर निकलेंगे जिनकी वेलोसिटी E/B के बराबर है, और E/B की वैल्यू को हम एडजस्ट कर सकते हैं जितनी वेलोसिटी मुझे चाहिए। तो स्टूडेंट ये प्रिंसिपल होता है एक वेलोसिटी सिलेक्टर का। अ वेलोसिटी सिलेक्टर सिलेक्ट्स ओनली सर्टेन पार्टिकल्स हुज वेलोसिटी इज गिवन बाय E/B एंड वी कैन चूज E/B। तो स्टूडेंट ये वेलोसिटी सिलेक्टर का प्रिंसिपल है। फाइन स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना स्टूडेंट। यहां से 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनता है बोर्ड के अंदर।
दैट टॉपिक इज साइक्लोट्रॉन। ओके, साइक्लोट्रॉन क्या होता है स्टूडेंट? इट इज अ मशीन, ये एक मशीन है जिससे आप चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हो बहुत ज्यादा, एनॉर्मस ट्रिमेंडस स्पीड्स तक, या फिर आप कह सकते हो कि आप उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। सो साइक्लोट्रॉन इट इज अ मशीन, सो इट इज अ मशीन, इट इज अ मशीन used to accelerate charge particles and ions to high speed। फाइन स्टूडेंट्स, तो ये एक डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम है साइक्लोट्रॉन का। और डायग्राम डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसका प्रिंसिपल बता देता हूं। देखिए ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का जो प्रिंसिपल होता है स्टूडेंट, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ revolution of charge particle, time period of revolution of charge particle in a circular path is independent of its speed or energy। देखिए स्टूडेंट, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल which is moving in a circular path is independent of its kinetic energy, or you can say speed is independent of its speed। चार्ज पार्टिकल की कितनी भी स्पीड रहे, कितनी भी उसकी काइनेटिक एनर्जी रहे, जो उसका टाइम पीरियड है स्टूडेंट वो सेम रहना है, क्योंकि मुझे पता है टाइम पीरियड कितना होता है चार्ज पार्टिकल का सर्कुलर मोशन में। t इज इक्वल टू क्या था स्टूडेंट? 2 पाई m बाय QB। और आप इस एक्सप्रेशन में साफ साफ देख सकते हैं कि कहीं भी कोई वेलोसिटी की टर्म नहीं आ रही है, यहां पे केवल स्टूडेंट्स मास और ये चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप चार्ज पार्टिकल की स्पीड कितनी भी कर दें, उसका टाइम पीरियड फिर भी उतना ही रहेगा। अगर जैसे मान लो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल घूम रहा है कोई इन डीज के अंदर, ये जो आपको साइक्लोट्रॉन दिखाया है, तो साइक्लोट्रॉन के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, तो अगर वो यहां से घूम के वापिस आने में 2 सेकंड का टाइम लगा रहा है, तो अगले चक्कर में स्टूडेंट अगर उसकी स्पीड बढ़ भी गई, अगर उसकी स्पीड भी बढ़ा दी आपने, फिर भी उसका टाइम जो लगेगा वो सेम ही लगेगा। अब हम देखते हैं कि ये प्रिंसिपल जो है, इस प्रिंसिपल पे कैसे ये काम करता है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स स्पीड। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका प्रिंसिपल हो गया। अब मैं कंस्ट्रक्शन की बात करता हूं। देखिए मैं आपको बताता हूं क्या है ये फिगर के अंदर। ये 2 पोल पीसेस हैं स्टूडेंट। ये क्या है? मैग्नेट के 2 पोल पीसेस हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। मैंने यहाँ पे एक लाइन दिखाई है, लेकिन ये पूरे रीजन में फैली हुई है स्टूडेंट और यूनिफॉर्म है। ये मेटल की डीज हैं, दीज आर मेटल डीज विच आर मेड अप ऑफ मेटल, और इनका नाम डी इसीलिए है बिकॉज दे रिजेंबल लेटर डी को रिजेंबल कर रहे हैं। ये अंदर से ये खाली होती हैं, दे आर होलो फ्रॉम इनसाइड, अंदर से ये खाली हैं, होलो हैं। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट हमने इन दोनों मेटल डीज को एक्सटर्नल एक एसी वोल्टेज दी है। यहाँ पे ये एक एसी वोल्टेज हमने इनको प्रोवाइड की है, एक एसी वोल्टेज बाहर से मैंने लगाई है। एक इस एंड पे कनेक्ट किया है, एक एंड मैंने एसी वोल्टेज का इस डी के साथ कनेक्ट किया है, और एक इसके साथ। मैं इसका नाम D1 रख देता हूँ, इसका नाम D2। सो AC वोल्टेज इज कनेक्टेड टू D1 एंड D2, D1 और D2 के साथ कनेक्ट किए हैं। फाइन, ओके। और हम स्टूडेंट्स यहाँ पे इधर एक चार्ज पार्टिकल रखते हैं या फिर आयन रखते हैं, जिसको हमें एक्सेलरेट कराना है। फाइन, अब इसकी वर्किंग देखते हैं स्टूडेंट, कैसे ये वर्क करेगा। स्टूडेंट ये जो चार्ज पार्टिकल है Q, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगेंगी, लेकिन कहां पे? केवल इस रीजन में। ये जो सेंटर में छोटा सा हमने गैप छोड़ रखा है, थोड़ा सा गैप जो छोड़ रखा है, इस रीजन के अंदर जैसे ये चार्ज पार्टिकल आएगा स्टूडेंट, इसके ऊपर दोनों फील्ड लगेंगी।
देखिए स्टूडेंट, इसकी वर्किंग देख लेते हैं हम। देखिए सेंटर में मैंने एक चार्ज पार्टिकल ये दिखा रखा है आपको, क्यू चार्ज पार्टिकल है। अगर स्टूडेंट मैं इस डी को यहां से देखता हूं सामने से, तो मुझे क्या दिखाई देंगे, ये बीच का जो गैप है स्टूडेंट, इस गैप के बीच में यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल क्यू रखा हुआ है। ये है स्टूडेंट हमारी डी नंबर 1 और ये है D2। ओके, तो स्टूडेंट अब देखिए क्या होगा जब आप एसी वोल्टेज इसको सप्लाई कर रहे हैं। एसी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ऑल्टरनेटिंग, जो एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे उसकी साइकिल चलती रहती है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट इनकी जो पोलैरिटी है, इन दोनों मेटल कंटेनर्स की या फिर इन दोनों डीज की जो पोलैरिटी है वो चेंज होती जाएगी टाइम के साथ। पहले ये पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे रिवर्स होती जाएगी। तो स्टूडेंट मैं मान लेता हूं कि लेट्स से शुरुआत में ये हमारी पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव थी। अगर स्टूडेंट ये पॉजिटिव थी ये नेगेटिव थी एसी वोल्टेज से, तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या एक्ट होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लगेगी जो पॉजिटिव इसको पुश कर देगा और नेगेटिव अपनी तरफ खींच लेगा। तो स्टूडेंट ये चार्ज पार्टिकल इस तरफ ऐसे ऐसे मूव करना शुरू कर देगा, इस तरफ इसकी एक वेलोसिटी होगी स्टूडेंट, इस तरफ ये मूव करना शुरू करेगा। लेकिन ये पूरा मूव नहीं करेगा, जैसे ही स्टूडेंट इसके अंदर एक वेलोसिटी आएगी, जैसे इसके अंदर एक वेलोसिटी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तुरंत इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा QV क्रॉस B, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो देयर ना, मैग्नेटिक फील्ड भी है वहां पे। शुरुआत में तो ये रेस्ट पे था, रेस्ट पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये एक्सेलरेट किया, इसके अंदर एक वेलोसिटी आई, वेलोसिटी आते ही साइमल्टेनियसली इसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो गया, और वो फोर्स इसकी स्पीड को चेंज नहीं कर सकता लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल सकता है। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, इसके ऊपर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट, ऊपर से नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी इस तरफ है। तो अगर आप V से B की तरफ कर्ल करेंगे स्टूडेंट, V से B की तरफ कर्ल करेंगे तो ये नीचे की तरफ इस पे फोर्स लगेगी, तो स्टूडेंट ये ऐसे अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी ना, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो केवल इस स्पेस के दौरान ही लगेगी, जो बीच में है ये खाली रीजन जो है, जो ये गैप छोड़ रखा है, केवल इस गैप में ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। जब ये चार्ज पार्टिकल इन डीज के अंदर घुस जाएगा, जब वो मेटल कंटेनर के अंदर होगा स्टूडेंट, अंदर घुस जाएगा, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगी। वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि हमें पता है, हमने ये कर चुके हैं कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। इसको क्या बोलते थे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसको हमने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एक कंडक्टर के अंदर जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो स्टूडेंट इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट नहीं होगा, वहां पे एक्ट नहीं करेगा, केवल मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या कर देगा, सर्कुलर पाथ में रोटेट कर देगा। अब स्टूडेंट ये चार्ज पार्टिकल इस मेटल डी के अंदर जाके फिर वापिस आएगा, लेकिन आना कहां पे है, आना तो फिर से उसी रीजन में है ना इसको, चार्ज पार्टिकल को। तो ये फिर से स्टूडेंट यहां से मूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही ये इस खाली रीजन में आएगा, हमने अपना जो एसी वोल्टेज है उसकी फ्रीक्वेंसी इस तरीके से सेट कर रखी है, इस तरीके से वो फ्रीक्वेंसी है कि जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल घूम के जस्ट इस बॉर्डर पे होगा, यहां पे होगा, उसी दौरान इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। उसी दौरान क्या होगी, इनकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। जो पहले नेगेटिव थी प्लेट, अब वो पॉजिटिव हो जाएगी, और दूसरी प्लेट नेगेटिव हो जाएगी। तो स्टूडेंट ऐसा होते ही ये जो चार्ज पार्टिकल है, जो Q था स्टूडेंट, अब ये इस नेगेटिव प्लेट से अट्रैक्ट हो जाएगा। नेगेटिव प्लेट से अट्रैक्ट होने की वजह से वो अब उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, और ज्यादा इसके ऊपर फोर्स लगेगी, एक्सेलरेट करेगा, स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब भी एक्सेलरेशन होगी तो पार्टिकल की वेलोसिटी जो है, उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा, तो पार्टिकल अब स्पीड अप होगा। तो स्टूडेंट यहां से यहां इसकी स्पीड बढ़ेगी, और जब स्पीड बढ़ती है स्टूडेंट, हमारे पास ये रिलेशन होता है R = mv/qb। तो जब भी स्पीड बढ़ेगी उसका रेडियस जो है वो बढ़ जाएगा।
तो स्टूडेंट इसका जो रेडियस है वो बड़ा हो जाएगा, इसका जो रेडियस है वो अब इंक्रीज होगा। लेकिन स्टूडेंट ये जैसे ही इस रीजन को क्रॉस करके दूसरी डी के अंदर जाएगा, फिर से मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड इसको रोटेट करा देगी और फिर से ये इस बॉर्डर पे आ जाएगा। जैसे ही यहाँ से निकल के इस रीजन में दाखिल होना शुरू होगा, ये जो खाली स्पेस है, तुरंत फिर से क्या हो जाएगी स्टूडेंट, एसी साइकिल की जो पोलैरिटी है इन दोनों डीज की वो रिवर्स हो जाएगी और रिवर्स होने की वजह से स्टूडेंट अब फिर से इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा जो इसको एक्सेलरेट कराएगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगा और ये कंटिन्यूअसली स्टूडेंट ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा। फिर बाद में जब इसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी रीच हो जाएगी, पहुंच जाएगी, तो उस दौरान स्टूडेंट हम इसको यहां से, ये हैं दो डिफ्लेक्शन प्लेट, इनको क्या बोलते हैं हम, वी कॉल देम एज डिफ्लेक्शन प्लेट, इनको डिफ्लेक्शन प्लेट बोलते हैं। तो इन डिफ्लेक्शन प्लेट से स्टूडेंट हम इसको एग्जिट स्लिट, ये एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिससे हम इस पार्टिकल को बाहर निकाल सकते हैं। तो एग्जिट स्लिट से स्टूडेंट हम इसको टारगेट के ऊपर बम्बार्ड करा देते हैं, जिसपे हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हमें इस आयन को टकरवाना होता है, जिससे हमें इसको कोलाइड करवाना होता है, हम उसकी तरफ इसको मोड़ देते हैं जब हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी मिल जाती है, रीच हो जाती है। तो स्टूडेंट यही प्रिंसिपल एक साइक्लोट्रॉन का काम होता है, पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराना। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपने ये सीखी कि मेटल डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इस खाली रीजन में, ये जो खाली रीजन है, ये जो एम्प्टी स्पेस है बीच में, इस स्पेस के अंदर पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा और इन डीज के अंदर वो बैंड करेगा। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह लगेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में लगेगी केवल, और इलेक्ट्रिक फील्ड उनको एक्सेलरेट कराएगी, उनकी स्पीड बढ़ाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी और मैग्नेटिक फील्ड उनको मोड़ता जाएगा और उसका रेडियस बढ़ता जाएगा। स्टूडेंट अगर इस डी का रेडियस आर मान लूं मैं, अगर डी का रेडियस कैपिटल आर है और स्टूडेंट हम एग्जैक्टली जब ये पूरा ये चक्कर लगा रहा है, जब इसका रेडियस जो है इस डी के रेडियस के बराबर हो जाएगा, उस टाइम पे हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। देखिए वेलोसिटी कितनी होगी, अगर इस डी का रेडियस कैपिटल आर है देन आर इज इक्वल टू mv/qb। जब ये जो पार्टिकल है स्टूडेंट, जो ये आयन थी, इसको रोटेट कराया हमने, जब ये इसका रेडियस बड़ा होके बिल्कुल इस एंड तक पहुंच गया, डिफ्लेक्शन प्लेट तक पहुंच गया है, तो स्टूडेंट अब वो आयन है जो मैं कह सकता हूं अप्रोक्सीमेटली उसका रेडियस, उस आयन का जो रेडियस है जिस पाथ में वो घूम रहा है, अब वो रेडियस इस डी के रेडियस के बराबर हो गया है। तो उस दौरान उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, लेट्स से v, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, वेलोसिटी v। तो दिस इंप्लाइज स्टूडेंट v इज इक्वल टू qbr/m और काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ mv² आप कर देना, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv² करोगे तो q² b² r²/m²। ओके, ये आ जाएगी स्टूडेंट। अब इसको m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस इज q² b² कैपिटल R²/2m। स्टूडेंट ये काइनेटिक एनर्जी होगी एग्जिट के दौरान, मतलब जब पार्टिकल एग्जिट कर रहा होगा तो उसके पास इतनी एनर्जी आ चुकी होगी। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा स्टूडेंट, दैट इज व्हाट इज रेजोनेंस एंड रेजोनेंस कंडीशन इन दिस। ओके, व्हाट इज रेजोनेंस कंडीशन। तो स्टूडेंट रेजोनेंस कंडीशन क्या है इसमें, देखिए मैंने आपको कहा था कि जो एसी वोल्टेज है स्टूडेंट, इसकी आप फ्रीक्वेंसी इस तरीके से सेट करते हैं कि जैसे ही पार्टिकल यहां से घूम के जस्ट निकलने वाला है तो उसी दौरान इनकी पोलैरिटी चेंज हो। फिर आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ दिस पार्टिकल, दिस चार्ज पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एसी साइकिल। ये एसी साइकिल जो है स्टूडेंट, पॉजिटिव नेगेटिव जो हो रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इस चार्ज पार्टिकल की जो रोटेशन की फ्रीक्वेंसी है उससे मैच होनी चाहिए। इसका टाइम पीरियड तो इतना लिखा था स्टूडेंट हमने 2πm/qb, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी चार्ज पार्टिकल की, qb/2πm। इस फ्रीक्वेंसी न्यू सी, दिस इज नोन एज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। इसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं स्टूडेंट हम न्यू सी को। और मैं मान लेता हूं कि एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है न्यू ए, तो स्टूडेंट जब न्यू सी इज इक्वल टू न्यू ए होगा
जब ये एग्जैक्टली इसके बराबर होगा तभी आपका साइक्लोट्रॉन काम कर सकता है। ये बहुत बड़ी चीज है, अगर ये नहीं है तो साइक्लोट्रॉन काम नहीं करेगा। और इस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एसी वोल्टेज मस्ट बी इन सिंक, ये सिंक्रोनाइज होनी चाहिए किसके साथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। रोटेशनल फ्रीक्वेंसी जो है चार्ज पार्टिकल की वो एसी फ्रीक्वेंसी के मैच होनी चाहिए उसके साथ, इसी को हम रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। अगर ये नहीं है तो स्टूडेंट ये काम नहीं करेगा। इसका यूज स्टूडेंट, यूज क्या है साइक्लोट्रॉन का, साइक्लोट्रॉन का यूज आपको पता ही चल गया, ये एक्सेलरेट कराने के काम आता है चार्ज पार्टिकल्स को, उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए काम आता है। दूसरा, जितने भी कोलिजन वाले एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें आपको दो पार्टिकल को कोलाइड करवाना होता है, उनकी स्टडी करनी होती है, तो स्टूडेंट वहां पे हम इसको यूज करते हैं। इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है स्टूडेंट, हम इससे न्यूट्रल पार्टिकल और लाइट पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करा सकते हैं। वी कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल एंड लाइट पार्टिकल्स बाय दिस साइक्लोट्रॉन। ध्यान रख लीजिए इसको, न्यूट्रल और लाइट पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं करा सकते, जैसे कि न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। वी कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन बाय द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन अनेबल होगा उनको एक्सेलरेट कराने के लिए, तो ये बात आप नोट कर लीजिए। फाइन स्टूडेंट, आइए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन है। अ बीम ऑफ प्रोटॉन विद वेलोसिटी 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड B = 0.3 टेस्ला। स्टूडेंट, प्रोटॉन की बीम है जो कि 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रही है, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर कर रही है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 टेस्ला। If the velocity makes an angle 60 degree with the magnetic field, find the radius and pitch of the helical path followed by the proton. Student, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ये वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में अगर 60 डिग्री एंगल है, तो बताइए जो ये हेलिकल पाथ फॉलो करेगा उसका रेडियस और उसकी पिच कितनी होगी। तो स्टूडेंट, हेलिकल पाथ तो मूव करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आगे भी बढ़ता रहेगा और एक हेलिकल पाथ मूव करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगी उसके अबाउट वो हेलिकल पाथ होगा। ओके, इसकी वेलोसिटी कहीं यहाँ पे होगी 60 डिग्री एंगल पे, इस तरीके से होगी। फाइन, अब देखिए स्टूडेंट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप इसको सोल्व कर सकते हैं। मुझे पता है कि रेडियस कितना होता है, mv परपेंडिकुलर बाय qb। मास मुझे पता है स्टूडेंट प्रोटॉन का कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻27 kg, और v परपेंडिकुलर दैट इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और वो v sin थीटा होता है। तो v की वैल्यू है 4 × 10⁵, और sin थीटा मतलब sin 60 दैट इज √3/2। चार्ज होगा 1.6 × 10⁻⁻19, और मैग्नेटिक फील्ड आपको दी हुई है 0.3 टेस्ला और 3/10 टेस्ला। तो स्टूडेंट, इसको सोल्व कर लेंगे हम, और सोल्व करके हमारा आ जाएगा ये 1.2 सेंटीमीटर। इसको आप सोल्व करना, सोल्व करके हमारा रेडियस आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं पिच की। तो स्टूडेंट, पिच क्या होती थी, लैम्डा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था उसका, मैंने आपको कहा था सर्कल जब वो कंप्लीट करेगा तो वो आगे कुछ बढ़ चुका होगा, तो जो डिस्टेंस उसने कवर किया है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल और द डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन कंप्लीट रोटेशन, और यू कैन से डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव रिंग्स ऑफ हेलिक्स इज पिच। और ये होता था स्टूडेंट हमारा v पैरेलल टू टाइम पीरियड, दैट इज v cos थीटा, और टाइम पीरियड होता था 2πm/qb। तो स्टूडेंट, इसमें वैल्यूज पुट करना, आप आंसर निकाल सकते हैं। वैल्यूज पुट करके आप सारी वैल्यूज पुट कीजिए। मास आपको पता है, वेलोसिटी पता है, थीटा की वैल्यू 60 डाल दो, cos 60 1/2 हो जाएगा, qb, सारी वैल्यूज डाल के आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए। एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ साइक्लोट्रॉन एंड मेड टू एक्सेलरेट। एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल को एक साइक्लोट्रॉन के सेंटर से रिलीज किया गया है, क्लोज्ड फील्ड में उनको एक्सेलरेट कराने की कोशिश कर रहे हैं हम।
कैन बोथ बी एक्सेलरेटेड एट द सेम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, क्या दोनों को सेम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी पे एक्सेलरेट किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मुझे बताओ साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, फ्रीक्वेंसी न्यू सी इज इक्वल टू क्यूबी बाय 2πm। तो स्टूडेंट अगर हमारे मैग्नेटिक फील्ड सेम रहती है, बाकी फैक्टर सेम रहते हैं, तो मैं कह सकता हूं न्यू सी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू बाय एम। ये चार्ज टू मास रेशियो पे डिपेंड कर रही है। अब देखिए प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का क्या चार्ज टू मास रेशियो सेम है। प्रोटॉन के लिए चार्ज अगर Qp है और Mp इसका मास है मान लेते हैं, तो स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी इसकी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, प्रोटॉन की Qp बाय Mp के। लेकिन मुझे पता है अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है स्टूडेंट, अल्फा पार्टिकल का चार्ज ट्वाइस होगा और उसका मास 4 टाइम्स होता है। फॉर अल्फा पार्टिकल दिस इज प्रोपोर्शनल टू, अल्फा पार्टिकल के लिए स्टूडेंट ये प्रोपोर्शनल हो जाएगी ट्वाइस ऑफ Qp और 4 टाइम्स ऑफ Mp, दैट इज स्टूडेंट हाफ ऑफ इट। तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी आएगी किसके लिए, एक अल्फा पार्टिकल के लिए वो आधी आएगी इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन। तो स्टूडेंट दोनों की सेम नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, दे कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड एट सेम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट चार्ज टू मास रेशियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हेन दे आर एक्सेलरेटेड इन टर्न विद सेम एसी वोल्टेज। अगर हम इनको सेम एसी वोल्टेज से एक्सेलरेट कराते हैं तो आपको बताना है कि एग्जिट स्लिट पे इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, विच ऑफ द टू हैव हायर वेलोसिटी। आपको बताना है कि एग्जिट स्लिट पे किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट वेलोसिटी का किसके साथ रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी के साथ। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन यूज कर सकता हूं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर होती है हमारे पास। और काइनेटिक एनर्जी का एक और रिलेशन था स्टूडेंट, स्टॉप इसके साथ, काइनेटिक एनर्जी का एक और रिलेशन था एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के साथ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV नॉट, जहां पे स्टूडेंट E चार्ज होता था, मैं इसको Q लिख लेता हूं, ये जो है ये चार्ज होता था जिसको आप एक्सेलरेट करा रहे हो, और V नॉट क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अप्लाई किया है। तो काइनेटिक एनर्जी QV नॉट के बराबर भी होती है। तो यहां से स्टूडेंट आपकी वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल हो रही है, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू Q बाय M अंडर रूट। तो स्टूडेंट वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, Q बाय M, मतलब ये भी किसके प्रोपोर्शनल है, चार्ज टू मास रेशियो के प्रोपोर्शनल है। तो चार्ज टू मास जिसका ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि स्टॉप ये जो पोटेंशियल है स्टूडेंट V नॉट, जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है वो तो सेम है दोनों के लिए, और पोटेंशियल अगर सेम है तो चार्ज टू मास रेशियो किसकी ज्यादा थी, मैंने देखा था प्रोटॉन की थी। तो प्रोटॉन की चार्ज टू मास रेशियो अगर ज्यादा है तो स्टूडेंट उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी एग्जिट स्लिट पे। सो प्रोटॉन इज हैविंग more velocity at exit slit। तो प्रोटॉन की ज्यादा वेलोसिटी होगी इन कंपैरिजन टू अदर पार्टिकल, दैट इज अल्फा पार्टिकल।